जितने न्यूमेरिकल आप लोगों के आ सकते हैं बोर्ड में वो सारे की सारे मैं आज इसमें कराऊंगा। ठीक है, इसको करने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ आपके 90% न्यूमेरिकल का तो जुगाड़ हो गया। कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो न्यूमेरिकल मैं इसमें करा दूंगा वैसा ही न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, मैंने जितने सवाल हो सकते थे जो बोर्ड पूछ सकता है इस साल वो सब इसके अंदर जोड़ दिए हैं। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना कि इस साल क्या टॉपिक आएगा मैं वो भी बता दूंगा आगे आने वाले, अभी जो लेक्चर जैसे जैसे आगे चलेगा तो मैं बता दूंगा ये आएगा इस बार, और तुम देखना वो ही पूछेगा, उसके अलावा और वो कुछ नहीं पूछेगा। मैं मानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर कम है बट जो मेरा कंटेंट है वो दी बेस्ट है, दी बेस्ट कंटेंट है। मैंने कभी लंबे लेक्चर्स डाले ही नहीं है जिससे बच्चों को परेशानी हो, मैंने हमेशा बढ़िया कंटेंट डाला है। ठीक है, और इस बार भी जो कंटेंट डालूंगा वो दी बेस्ट होगा। लगभग आपको इस पूरे लेक्चर में 40 to 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो 40 to 50 क्वेश्चंस है इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी करके नहीं जाना है, ये मेरी गारंटी है आपको। आप आराम से इन 40-50 क्वेश्चनों को करके पेपर में चल जा सकते हो। लास्ट डे है, ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है, 30-35 क्वेश्चन करा रहा हूँ शांति से, 1.5-2 घंटे में ट्राई करूँगा मैं ख़त्म हो जाए। ठीक है, 1.5 आवर और 2 आवर्स में ख़त्म हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आराम से देखो कैसे करना है, मेरी जिम्मेदारी कैसे कराना है। एक एक क्वेश्चन को समझाता चलूँगा, कंसेप्ट बताता चलूँगा, क्या फॉर्मूले लगाने हैं वो भी बताता चलूँगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पे भरोसा रखिए। और इस न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ इसकी लिंक मैंने पीडीएफ में दे ही रखी है, इनको ट्राई करो, कहीं भी अटको। वैसे सही जो मेथड है ना तुम देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैं करूँगा ना वैसे ही तुम्हें करना है, और तुम्हें इतना आसान लगेगा कि हाँ तुम करके आ पाओगे। कैसे क्वेश्चन से डेटा उठाना है सब कुछ तुम्हें इसमें सीखने, तुम्हें आता होगा बट तुम्हें इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी कि कल जाके पेपर में सिर्फ फोड़ के आना है, जाके पेपर में करके आ जाओगे कि यार ये क्वेश्चन था, ये हमें आता है, ये देखा था, हाँ यार ऐसा भी क्वेश्चन देखा था, ऐसा भी क्वेश्चन देखा था। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन यही मिलेगा, पूछेगा यही, डेटा यही दे रखा होगा, वैल्यूज अलग हो सकती है, बस सिर्फ वैल्यू अलग होगी। जहां मैंने 30 दिया है वहां वो 40 दे दे या 50 दे दे, इतना फर्क होगा, बट डेटा वही, डेटा क्या लैंग्वेज वही, कंसेप्ट वही, पूछेगा वही जो मैं बता रहा हूं। अगर मैंने फोकल लेंथ पूछे तो वो भी फोकल लेंथ ही पूछेगा, ये बात ध्यान रखना, वो कुछ नया नहीं लेके आएगा, बट डेटा अलग हो सकता है क्योंकि डेटा इस दुनिया में लाखों की तादाद में डेटा है। यार मैं 30 चाहता हूं, सामने वाला 60 चाहता है, उसने 60 कर दिया। सिर्फ डेटा का फर्क होगा, क्वेश्चन वही होगा, कंसेप्ट वही होगा, पूछेगा वही जो उसमें मैं कराऊंगा, ये चीज का एश्योरेंस है। ठीक है, तो आओ अपन देखते हैं कैसे करने हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह। आ जाओ, पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले तुम्हें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, कॉनकेव के अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है उसमें सब नेगेटिव, कॉनकेव के अंदर जो साइन कन्वेंशन होता है उसके अंदर सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, बट यू जिंदगी में हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, यू जिंदगी में हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब दोनों के लिए ये लेंस और मिरर सबके लिए एक ही रहता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है कि इस लेंस का अलग इस लेंस का अलग, नहीं, सेम। अगर मैग्निफिकेशन रियल है तो नेगेटिव है तो उसका मतलब रियल इमेज बनाएगा, इसका मतलब रियल इमेज बनाएगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा। सिंपल, ये साइन कन्वेंशन तुमको ध्यान रखना है। कॉनकेव में सब नेगेटिव और कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, यू तो जिंदगी में हमेशा नेगेटिव ही होता है। और कॉनकेव के अंदर एक एक्सेप्शन आता है, वो क्या एक्सेप्शन होता है वो समझो। इस एक केस में अभी तो ये जो भैया है सारे हमारे ये सब रियल इमेजेस बना रहे, ये सब रियल इमेज बनाएंगे और ये सारे वर्चुअल इमेज बनाएंगे। बट इस केस में एक एक्सेप्शन आता है, इस केस में क्या आता है, एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या होता है, एक लास्ट केस में 6th केस में जो V नेगेटिव है ना वो एक केस में V पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हो जाता है, V पॉजिटिव, और इस वजह से इसमें M भी पॉजिटिव हो जाता है। बस ये एक्सेप्शन तुमको ध्यान रखना है। बाकी साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम, कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, यू जिंदगी में नेगेटिव होता है, और ये तो दोनों के लिए है, ये कोई स्पेशल अलग नहीं है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा अगर रियल बनेगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल बनेगी। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन, तुम्हें फॉर्मूले तो पता ही है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन का होता है hi/h0 या फिर -v/u, ये दोनों यूज करेंगे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमसे पूछा होगा। कहा गया ये रहा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, पहला क्या पूछ रहा है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी v पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन यानी m पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज यानी hi पूछ रहा है।
ठीक है, 3 चीजें पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन में, वी भी पूछ रहा है, एम भी पूछ रहा है और एच आई भी पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, डेटा बदल देगा। क्या दे रखा है मेरे को? दे रखा है ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है 20, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है तो सीधा -20 लिखूंगा। फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 15, तो कॉनकेव मिरर में तो सब नेगेटिव है, तो भाई साहब ये फोकल लेंथ भी क्या हो गई -15। अब सबसे पहले तो v निकालूंगा, तो v कैसे निकालूंगा? यहाँ से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f करके, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगा, u कितना है मेरा -20 था, तो ये प्लस का -20 हो गया। फोकल लेंथ कितनी है? -15, तो 1/-15 लिखने से अच्छा सीधा -1/15 लिख दूंगा। करना वही है ना, लास्ट में जाके करूंगा मैं वही, नीचे वाले माइनस को ऊपर पहुंचाऊंगा, तो पहले ही मैंने 1/-15 की जगह सीधा -1/15 लिख दिया, ठीक है। अबे 1/-15 लिखो या फिर -1/15 लिखो, एक ही तो बात है, वही किया है, ठीक। डेटा निकाल, डेटा क्या क्या आ गया इधर से, जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो तो -1/20 उधर जाके क्या हो गया? +1/20 हो गया। एलसीएम ले 50 और 20 का कितना एलसीएम होगा? इसको एलसीएम होगा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, -1/60 आ गया मेरा v। तो इधर से मेरा v कितना आ गया? इधर से मेरा आ गया v बच्चे -60 सेंटीमीटर। तो देख v नेगेटिव आया ना, तो v अगर नेगेटिव आया है तो कैसी इमेज? रियल इमेज। v अगर पॉजिटिव आ जाता तो कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज मिरर्स के अंदर। ये v आ गया। अब कैसे निकालूंगा? मैग्निफिकेशन निकालना तो बहुत ईजी है यार। मैग्निफिकेशन -v/u, माइनस लगा, v कितना था? -60, u कितना निकाला मैंने? ओ भाई ये कहा गया हमारा, बड़े हो जाओ अंकल, बड़े हो जाओ, दिक्कत मत दो आज बच्चों के लास्ट पे। चलो ये देखो u कितना निकाला था मैंने, u देखो u है -20, तो ये -20, माइनस से माइनस मारा, 20 से 60 मारा 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन आ गया -3। इसी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट देखो कितनी दे रखी है। ओहो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा भैया ने। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे दिक्कत आ जाए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज कुछ भी दे दिया मैंने, 10 दे दिया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी मेरी? -30 आ जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बच्चे मेरी? -30। तो इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालना है डेटा, और ऐसे ही जाके वहाँ पे हमको करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, जल्दी हटा दो उसको, ठीक है। कैसे हुआ एक बार देख लो, आराम से, कोई कहीं जल्दी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, वो इससे भी अच्छा है, ठीक है। चलो पहले टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार तुम्हें चाहिए क्या? चलो अगला क्वेश्चन दूसरे कलर से लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं रेड कलर से या ब्लू कलर से लिखता हूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है यार? इसको तो अगले पेज पे करना पड़ेगा, चलो अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 2 ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इज -1, तो भैया लिख दो मैग्निफिकेशन मुझे -1 दे रखा है, ठीक है, ओके। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी बच्चे? 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव, तो -40। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कैसी होती है? -40। पूछ रहा है फोकल लेंथ बताओ और हाइट ऑफ इमेज बताओ, ठीक है भाई। फोकल लेंथ पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, बट देखिए इसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 है। तो पहले तो इस डेटा से निकालेंगे क्या? तो मुझे एक फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, क्या? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, यही तो फॉर्मूला है, यही डेटा दे रखा है। मैग्निफिकेशन -1, ऑब्जेक्ट की दूरी 40, यही दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? -1 इज इक्वल्स टू -v, और v तो दे नहीं रखा, तो और u कितना दे रखा है? -40 डाल दे, माइनस से माइनस मार दे, इधर से v कितना आ गया मेरा? -40 आ गया। v कितना आ गया मेरा? -40। और वैसे तो तुम्हें एक चीज बताओ, डायरेक्ट इतना लफड़ा ही नहीं करने की जरूरत है। एक बात तो मैं समझाऊँ, मैग्निफिकेशन -1 हमेशा जब होगा जब ऑब्जेक्ट COC पे खड़ा होगा। जिंदगी भर में हमेशा यही याद रखना, मैग्निफिकेशन -1 कितना होगा? जब ऑब्जेक्ट COC पे खड़ा हो। तो ऑब्जेक्ट अगर COC पे खड़ा है तो इसका ये मतलब है कि जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे बना होगा उतनी इमेज बनेगी। तो वही देख उतनी बनी, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे खड़ा है उतनी दूरी पे इमेज, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? COC, यानी COC की दूरी कितनी है? 40। COC को मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बराबर 40, तो इधर से फोकल लेंथ 20 आएगी। सॉल्व करके देख ले चाहे तो, सी द ट्रिक,
सीधी ट्रिक यार, मैग्निफिकेशन -1 हमेशा जब भी होगा जब ऑब्जेक्ट सीओसी पे खड़ा होगा। तो सीओसी पे खड़ा था 40 पे, ठीक है। सीओसी क्या होता है, फोकल लेंथ का दुगना, तो फोकल लेंथ का दुगना कर दिया सीओसी को, 40 के बराबर, फोकल लेंथ सीधा 20 निकाल ली। अब दूसरा क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, ये तो मेरे से पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज, तो देख हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालूंगा। और वैसे भी तुमको पता है सीओसी पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का बनता है, तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 है ना, तो सीओसी पे हाइट ऑफ इमेज भी 8 बनेगी। पर देख तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, HI/H0 इज इक्वल्स टू M। H0 कितना है 8, मैग्निफिकेशन कितना है -1, तो HI कितना आ गया -8। माइनस तो वो शो कर रहा है डायरेक्शन की उल्टी बन रही है, क्योंकि रियल इमेज है उल्टी बनेगी। पर देख आया तो 8 ही, इमेज भी आ गई, सिंपल। क्यों, क्योंकि सीओसी पे खड़ा था। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, तो दिमाग -1 देखते ही समझ लेना, सीओसी पे खड़ा है, सेम हाइट का बनेगा, मैग्निफिकेशन -1 होगा, जितनी दूरी है, जितनी दूरी पे खड़ा है उसकी आधी उसकी फोकल लेंथ होगी हमेशा। अब देख अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यानी ये कॉनकेव मिरर है बच्चे, यहां पे लिख लेना कॉनकेव मिरर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से, वैसे तो पता है देखो इसने गेम खेला, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम मिरर एंड फॉर्म्स इमेज ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे वही इमेज होती है जो रियल हो, स्क्रीन पे वही इमेज बनेगी जो रियल हो। इसमें दे रखा था कॉनकेव, मैंने उड़ाया, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता था कि इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, तो अगर स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या कह रहा है आदमी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे पड़ा है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, तो यू मेरा -30 है, फ्रॉम अ मिरर एंड फॉर्म्स इमेज एट 60 सेंटीमीटर ऑन स्क्रीन, यानी रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे कहीं बनाएगा 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है भाई। तो इधर से v कितना आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर, रियल मतलब नेगेटिव। क्या पूछी है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पूछी है अगर, तो डेटा उठाओ, चलो भाई फोकल लेंथ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये लो डेटा उठाया, फोकल लेंथ बताएंगे। फोकल लेंथ कैसे बताएंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की इस इमेज कितनी दूरी पे बन रही थी -60 पे, u कितना दे रखा था -30, इधर से फोकल लेंथ निकाल ले। फोकल लेंथ निकाल लेगा, 30 और 60 का एलसीएम 60, 60 1 जा 60, इसका भी माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 30 1 जा 30, 32 जा 60, तो -3/60 इज इक्वल्स टू 1/f। तो जो इधर से मेरा f आया वो आ गया -20, इधर से मेरा f कितना आ गया -20, ये फोकल लेंथ आ गई। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला लगाना है, HI/H0 इज इक्वल्स टू -v/u। डेटा रख देना, डेटा रख के HO कितना रखोगे, HO रखोगे 10, v कितना रखोगे, v रखोगे तो -60, u रखोगे साइन के साथ -30। सॉल्व करना, आंसर निकालना, थोड़ा बहुत खुद सॉल्व करो, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सॉल्व करने की। करो उसको सॉल्व और आंसर निकालो। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्या मस्त क्वेश्चन था, सुना। इमेज दे रखी थी, यू दे रखा था, कैसे उठा रहा हूँ मैं आंसर वो देखो तुम, कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा, ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा मिरर से, फॉर्म्स इमेज एट 60 सेंटीमीटर ऑन स्क्रीन। भाई साहब ने वापस स्क्रीन पे इमेज बनाई, इसका मतलब स्क्रीन पे वही इमेज बनेगी जो रियल होगी, और रियल एक ही मिरर बनाता है कॉनकेव मिरर। तो रियल इमेज बनी, रियल इमेज कितने पे बनी 60 पे, रियल इमेज के लिए साइन माइनस का लगा दिया। ये डेटा के साथ फोकल लेंथ निकालनी थी, मिरर फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल ली, सिंपल, और ये सॉल्व कर लिया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th पे आओ, 4th पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4th क्या कह रहा है 4th के लिए, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक कंसेप्ट सुन लो कि जब भी तुमसे कहे हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, ऑब्जेक्ट साइज इज 4 टाइम्स, 2/3 टाइम्स, फलाना टाइम्स, x टाइम्स, y टाइम्स, जब भी तुम्हें टाइम्स कहे तो इसका मतलब तुम्हें मैग्निफिकेशन दे रखा है, और इसका मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स दे दिया 3, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन आ गया 3
और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, पढ़ के देखो जरा, इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ के देखो, फोकल लेंथ कितनी है 30, फोकल लेंथ कितनी है 30। फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, एक सेकेंड बच्चों ये नोटिफिकेशन म्यूट कर दो। मुझे जो फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये मेरा क्वेश्चन है। और मिरर कैसा है, मिरर है कॉनकेव, मिरर कैसा है कॉनकेव। अब देखा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कब कहोगे, जब तुम्हें ऑब्जेक्ट इतने टाइम्स दे दे, उतने टाइम्स दे दे, या कुछ सॉल्व करने के लिए कहे तो ये चौकन्ना हो जाओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जब भी तुम्हें x टाइम्स n टाइम्स या कुछ भी हो तो इस बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अब एक बात बता, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का साइन क्या लेगा। अब दो साइन होते हैं मैग्निफिकेशन के, तो देख इधर जरा, मैंने क्या बोला, नेगेटिव जब होगा जब रियल होगा, पॉजिटिव जब होगा वर्चुअल होगा। पर कॉनकेव तो रियल भी बनाता है, कॉनकेव तो रियल भी बनाता है, ये रियल के केस है। पर भाई साहब एक एक्सेप्शन भी है, उसमें वर्चुअल भी बनाते हैं। तो या तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ, इसमें तो का ही नहीं है रियल है या वर्चुअल है। अरे इसमें तो का ही नहीं ना रियल है या वर्चुअल है। तो मेरे को ऐसे केसेस में हमेशा दोनों साइन लेने पड़ेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी, और फिर ये वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देख, अब ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू कैसे फाइंड करता हूँ वो समझना। तो मैं अभी तो मैं एक ले रहा हूँ, मैग्निफिकेशन -3 है और मुझे फोकल लेंथ 30 दे रखी है। तो जब भी ऐसा डेटा हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैग्निफिकेशन को लिख दे -v/u इज इक्वल्स टू -3। ये माइनस तो फॉर्मूले का था ना, माइनस उड़ा दे, तो इधर से v कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3u। फोकल लेंथ हमको दे ही रखी है। अब कुछ मत कर, इस क्वेश्चन में मिरर फॉर्मूला लगा दे। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ कैसी होती है कॉनकेव की, नेगेटिव, माइनस लगा। v कितना निकाला मैंने, v दे नहीं रखा तो v 3u। u का साइन भी मुझे नहीं पता, ओनली u मानूंगा। जब कुछ दे ही नहीं रखा तो साइन कहाँ से लूंगा, पर फोकल लेंथ दे रखी है, इसका साइन लिख दिया -30। इसका साइन कितना लिख दिया, -30। अब जरा सॉल्व कर इसको, 3u और u का एलसीएम आ गया 3u, 3u बन जा 3u, u बन जा u 2 जा 2u, u 3 जा 3u, तो ये हो गया 3u और -1/30। थोड़ा और ऊपर चल, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4/3u इज इक्वल्स टू -1/30। अब देख 3 से मार 30 को, कितनी बार मारेगा बच्चे, 10 टाइम्स। तो इधर से u कितना आ गया मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u आ गया मेरा -40। u मेरा कितना आ गया बच्चे, -40। सिंपल, u मेरा कितना आ गया, -40। ठीक है भाई, आ गया u -40। अब v कैसे निकालूंगा, देख इधर से v की क्या दे रखा है, v दे रखा है मुझे 3u के बराबर। u मैंने कितना निकाला, -40, तो v कितना हो गया मेरा, -120। v कितना हो गया मेरा, -120। v हो गया मेरा -120। ये सिंपल आंसर हो गया, ये मेरा सिंपल आंसर हो गया। सिंपल, इजी, आया समझ में, पक्का इजी क्वेश्चन है भाई। अब तुम खुद +3 के लिए सॉल्व करना कि +3 के लिए कैसे सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर, वही -v/u इज इक्वल्स टू +3, और इधर से जो v हो जाएगा, v यहाँ लिखता हूँ, इधर से जो v हो जाएगा वो हो जाएगा -3u के बराबर। ठीक है, और वही सेम प्रोसीजर करना है जो तुमने यहाँ किया था। आया समझ में। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें करा दिया कैसे करना है। ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी तगड़ा तरीके से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक आ गया तो मैं इसका सोल्यूशन उठा के पीछे डाल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कितना ईजी है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो मैग्निफिकेशन 3 है। ठीक है, और इफ ये रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स रियल इमेज, रियल मैग्नीफाइड इमेज। तो अगर रियल मैग्नीफाइड इमेज है तो ये एक्चुअल क्वेश्चन में यही था, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -3। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वापस पढ़ो। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स रियल मैग्नीफाइड इमेज, यानी मैग्निफिकेशन -3 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर,
तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस। इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी स्क्रीन कितनी दूरी पे है। तो स्क्रीन कितनी दूरी पे है मतलब तुमसे v पूछ रहा है। सिंपल, अभी तो फोकल लेंथ दे रखी थी, अब तो u ही दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू -3। यही होता है मैग्निफिकेशन का। माइनस से एक माइनस काट दे, u कितना निकाला तूने, u बच्चे -3 अपने को दे ही रखा है। इधर से v क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इधर से v कितना आ जाएगा बच्चे अपना -60। क्या बात है, सिंपल। अरे यार ये टफ जब बनता है जब हमें फोकल लेंथ दे रखी हो, u दे रखा है तो सीधा v निकाल लेंगे, u दे रखा है तो सीधा v निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ये बात सत्य है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। आगे यहाँ तक समझ में पक्का, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन दे के तुम मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दे दे तो पुराना वाला मेथड, ये रहा मेथड, आंसर नंबर 4, ये मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ का मेथड है। और मैग्निफिकेशन और u दे दे फिर तो खत्म ही है सवाल ही, फिर तो सवाल में ही कुछ नहीं बचा। फोकल लेंथ पूछ लेता, अगर फोकल लेंथ कैसे बताता मैं, u दे दिया v दे दिया, सीधा फॉर्मूला लगा देता ये वाला, u और v दे दिया, u और v दे दिया, सीधा फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला लगा देता। ये लगा दिया फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ओ मिरर फॉर्मूला, इधर से v आ गया u आ गया, लगा देता, फोकल लेंथ निकालता, भारत माता की जय कर देता। क्या है इसमें, इसमें है क्या, सिंपल ही तो है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के सवाल थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो टफ कैटेगरी का सवाल है, ये इजी कैटेगरी का सवाल है। बोर्ड में आने के चांस इसके ज्यादा है उसके कम है, बट वो आ सकता है, इसलिए मैंने उसको छुड़वाया नहीं है, करवा दिया। जब फोकल लेंथ दे रखी हो तो अगर फोकल लेंथ दे रखी हो तो v और u में रिलेशन लगाऊंगा और मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा। बट अगर u ही दे रखा है, u ही अगले वाले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन देके u दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, v आ गया, v पूछा था उसने मुझसे, फोकल लेंथ तो पूछी भी नहीं थी, पूछेगा तो मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, खत्म काम। इतना ही टफ हो सकता है, एक्स्ट्रा तो क्या टफ कर लेगा। आ जाओ नेक्स्ट, ये आंसर नंबर कौन सा हो गया अपना, ये आंसर नंबर 5 हो गया, ये आंसर नंबर 5, ठीक है। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन का। हाँ भाई, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले सुन लो। रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले होते हैं, एक तो n बराबर c/v, जब पूरे क्वेश्चन में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे, और एक फॉर्मूला होता है ये कब लगाना है हमको, जब पूरे क्वेश्चन में हमको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे। जब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो ये, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो ये, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो ये, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो ये। आ जाओ क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो n बराबर c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, c हमेशा फिक्स रहता है, 3 × 10⁸ वेलोसिटी पूछी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल आंसर आ जाएगा। अरे जब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो n बराबर c/v लगाएंगे, ठीक है। अब देख क्या कह रहा है बच्चा, इधर देख, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है और डेटा दे रखा है हमको, ये जरा ध्यान से देखना। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक वेलोसिटी दे रखी है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है। तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला। आ जा, यही फिक्स है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा तो देख ऊपर क्या रखेगा, ऊपर रख ले, मुझे वेलोसिटी ऑफ वाटर चाहिए ना, तो ऊपर रख दे ग्लास और नीचे रख ले पानी। मुझे पता है वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उल्टी होती है, अगर पानी नीचे है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर होगी और ग्लास ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी नीचे होगी। ये डेटा ही तो रखना है तेरे को। अब डेटा रख, डेटा कैसे रखेगा, डेटा रख, डेटा रख, डेटा रख। एन ऑफ ग्लास कितना है बच्चे, एन ऑफ ग्लास है 3/2, एन ऑफ वाटर कितना है, एन ऑफ वाटर है 4/3 इज इक्वल्स टू वी ऑफ पानी मुझसे पूछा है और वी ऑफ ग्लास कितना है 2 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और आंसर निकाल ले, सिंपल। और अगर आपको बच्चों इसमें भी दिक्कत है ना कि ये कैसे करते हैं, सुन लो, इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ, देखना। ये क्या है, a/b और ये है c/d, तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो a/bc और ad। तो यानी
अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधा, तो 3/2 इंटू 4, और ये जो 3 है नीचे वाला ये सबसे ऊपर चला जाता है, इज इक्वल्स टू v/2 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व कर लूंगा, आंसर निकाल लूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा और आंसर निकाल लूंगा, सिंपल। ठीक है, तो दो तरीके ही है जिस तरीके के सवाल आ सकते हैं, और ये दोनों तरीके तो हमें करा दिए हैं। अब एक बात ध्यान रख लेना, एक बॉक्स में चीज बना रहा हूं, सुन लो क्या बना रहा हूं, शानदार चीज बना रहा हूं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो उसमें वेलोसिटी कम होगी, एंगल कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम और एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा एंगल ज्यादा। जहन में उतार लो उसको, जहन में उतार लो उसको पूरा कि क्या लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और तो वेलोसिटी ज़्यादा, एंगल ज़्यादा। आगे खा रही समझ में क्या बोला मैंने, ये कैसे काम आएगा वो सुन। क्वेश्चन नहीं बना रखे इस पे मैंने, पर मैं तुम्हें करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तुमसे 2 मीडियम दे देगा, खैची लाइन्स ने अंग्रेज ने हमारे। ठीक है, यहाँ पे दिया टाड़ा, तुमसे पूछ लिया कौन डेंसर कौन रेयरर, तो बोल एंगल किस में ज़्यादा, एंगल इसमें ज़्यादा, तो जिसमें एंगल ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो n1 हमारा कम हो गया, n2 हमारा ज़्यादा हो गया। तो ये तरीका होगा। और वेलोसिटी पूछ ले तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, सिंपल। तो ये तुमसे 100 बार पूछेगा और तुम्हें ऐसे ही जवाब देने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, अब लेंस पे आ जाओ। तो लेंस के अंदर भी बच्चों वही सेम तरीके, कॉनकेव लेंस में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस में सब पॉजिटिव, बस एक ही चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो है यू। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है एक केस के अंदर, जैसे मिरर में उधर एक्सेप्शन था, लेंस में इस तरफ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन होता है, जहां वी नेगेटिव है वो एक केस में, लास्ट वाले केस में वी नेगेटिव हो जाता है, वी क्या हो जाता है, नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन हमारा उस समय पॉजिटिव। और वही अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज के लिए होगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, पॉजिटिव इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ये बक्सा तो सेम है, मिरर में भी यही बॉक्स सेम था और इसमें भी ये बॉक्स सेम है। और एक बात याद रख लेना, ये भाई साहब सारे रियल बनाते हैं इन केसों में, वो एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन में वर्चुअल बनता है। ठीक है, और ये भाई साहब सारे हमारे वर्चुअल बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना ये लगाते हुए। अभी लेंस के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने चाहिए, कैसे करना है वो भी आने चाहिए। ठीक है, आ जाओ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। टू गेट अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। भाई रियल इमेज चाहिए, और रियल इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है भाई, यहाँ रियल इमेज बन रही है, तो कितनी दूरी पे रखूँ उसको, वो पूछा है इसने। यू बताओ, यही तो पूछा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू पूछा है। तो भाई साहब रियल इमेज है, तो रियल इमेज यानी वी दे रखा है मुझे 30, और रियल इमेज है, देख रियल इमेज के लिए वी कैसा होता है, पॉजिटिव इसमें, तो ये वी हो गया पॉजिटिव। कैसे करूंगा, यू कैसे बताऊंगा, यू बताने का एक ही तरीका। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रख लेना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HU तो होता ही है, और एक और होता है V/U, एक और होता है हमारा V/U। तो आ जाओ, अब कैसे बताऊंगा, लेंस फॉर्मूला लगा के। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, V कितना आया बच्चे 30, माइनस का U, और फोकल लेंथ आ जाएगी 20। इसको इधर सॉल्व कर लूंगा, माइनस का 20 इधर और 1/U इधर, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा पूरा, तो U आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, U आ जाएगा, और U आके सॉल्व कर लूंगा मैं, कोई टेंशन ही नहीं, खत्म टेंशन। U निकाल लेना, इधर से U आ जाएगा, फिर U आने के बाद
एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी यू आने के बाद। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है मेरे को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो एच आई बाई 4 इज इक्वल्स टू वी तो मेरे को दे ही रखा है, वी कितना दे रखा है +30, और मैं ये 4 ये u कहाँ से निकाल लूँगा, ये जो स्मॉल u है, ये जो u है ये मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, और यहाँ से निकालने के बाद रख दूंगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमें करना है। इसी तरीके का सवाल आएगा बोर्ड में भी और हर जगह भी, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अब आ जा अगला क्वेश्चन देख, ठीक है। इस सोल्यूशन को मैं पीछे रख देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हें एक बारी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, आंसर नंबर 8 हो गया ये हमारा। ओहो, इसका कलर बदलना पड़ेगा ना, कलर बदल के ग्रीन कर देता हूँ, फिर हटा देता हूँ, कट। आंसर नंबर 8, लो भैया आंसर नंबर 8 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको ड्राइव पे डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा सब। आंसर नंबर 8 आ गया, आंसर नंबर 8 आ गया। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन है आंसर नंबर 9 के लिए। आंसर नंबर 9 क्या कह रहा है वो समझ। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, प्लेस 27 सेंटीमीटर अवे, तो यू हो गया मेरा -25, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15। तो कॉन्वेक्स की फोकस क्या होती है हमेशा, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, वी पूछा है और हाइट ऑफ इमेज पूछी है। अबे ये तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है, खुद ट्राई करना थोड़ा बहुत। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा देना, ठीक है। ये लगा दोगे, इधर से v u कितना था बच्चे मेरा -25 था, और f कितना था मेरा 15 था, f कितना था 15 था। इधर से क्या करूँगा -25 मारा +25, और +25 जो हो जाएगा यहाँ से वो उधर जाके -25 हो जाएगा। इधर से एलसीएम ले लूँगा, इधर से क्या कर लूँगा एलसीएम ले लूँगा। 25 और 15 का एलसीएम बोलो कितनी बार आएगा, कितना आएगा 75 आएगा। तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, तो इधर से 1/v आ गया 2/75, और v आ गया मेरा 75/2। इधर से v आ गया, इधर से क्या आ गया मेरा v। अब v आने के बाद क्या करूँगा, v आने के बाद कुछ नहीं करूँगा, एच आई बाई एच नॉट, एच नॉट कितना दे रखा है मुझे इस क्वेश्चन में, एच नॉट है 10 इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। वी कितना निकाला है मैंने 75/2, और u कितना निकाला है मैंने, u तो दे रखा है u -25। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लूँगा अगर, तो 75 से 25 से 35, 75 गया 3 टाइम्स, तो ये बच गया -3/2, और 2 से काटो उसको 5 टाइम्स, तो एच आई बाई 5 इज इक्वल्स टू -3, और एच आई आ गया मेरा इधर से -15। सिंपल, ये कैलकुलेशन से प्योर, कैसे कर रहा हूँ वो देख लो बस, ये प्योर कैलकुलेशन से, ठीक है। अगर मैं इसकी ब्लरिंग रोक दूँ तो वो ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो आपकी ये रुक गई। यहाँ तक आ गया समझ में, पक्का क्लियर है यहाँ तक। थोड़ी भी ब्राइटनेस हटके ही गई मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारे सामने है, ब्राइटनेस बढ़ा दी है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 9। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चे अपना 9। यहाँ तक आगे कहानी समझ में, पक्का। चलो तो आ गई। तो अब क्या कह रहा है देखो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कि फॉर्म्स है, फॉर्म्स। अबे मैं क्या अकेला आदमी हूं ना, तो फॉर्म्स ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग एट 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फॉर्म्स रियल इमेज, तो रियल इमेज तो कॉन्वेक्स ही बनाता है भैया। ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग एट 60 सेंटीमीटर, ये रहा ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे खड़ा है। फॉर्म्स आर रियल इमेज फ्रॉम द लेंस एट 30 सेंटीमीटर, तो रियल इमेज बना रहा है मतलब यहाँ बनाएगा उल्टी 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है 30 सेंटीमीटर पे। फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर, तो फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ कैसे बताऊंगा, देख अब क्या क्या दे रखा है। u है मेरा 60, u हमेशा नेगेटिव। रियल इमेज है तो रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव यानी 30।
सीधा क्या करूंगा, v और u दे दिए, फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंस फॉर्मूला लगा के। क्या लगा दिया मैंने, लेंस फॉर्मूला। क्या लगा दिया, लेंस फॉर्मूला। v कितना है मेरा 30, u कितना है मेरा -60 इक्वल्स टू 1/f। इधर से फोकल लेंथ निकाल लो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम में उम्र में ले ही सकते हो, फोकल लेंथ निकाल लो। पावर कैसे निकालोगे, 1/f कर देना, जो भी फोकल लेंथ आए उसकी। अबे एलसीएम तो ले ही पाओगे यार इस उम्र में, या नहीं ले पाओगे यार, माइनस से माइनस काट, प्लस 1/60, 1/30 60 कितना होता है 60, 30 बन जा 30, 32 जा 60, 60 बन जा 60, 1/f। तो 3/60, 3/60 से काट 1/20, फोकल लेंथ 1/20, तो फोकल लेंथ 20 आ गई। क्या यार गुस्सा दिला देते हो यार, पावर कैसे निकालूंगा यार। 1/f कर दूंगा जब फोकल लेंथ मीटर में हो, या 100/f कर दूंगा जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो सेंटीमीटर में है, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो 100 क्या कर दूंगा यार, 20 निकाली है ना यार फोकल लेंथ यार। तो यही तो मेरा पावर है यार, मार दे यार, 5 डायोप्टर आ गई यार। यही कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता तो नेगेटिव पावर आती। ये लो ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं। देख लो क्या किया है। अरे उधर से एलसीएम लिया यार, एलसीएम ही तो लिया है यार, एलसीएम लेके यहाँ तक आया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/20, और फोकल लेंथ इधर से 20 आ गई। थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, फोकल लेंथ कितनी आ गई इधर से उल्टा करने के बाद 20, और उसको सॉल्व कर लिया। आया समझ में, पक्का। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भैया, ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10, ये हो गया आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10, इसको उठा के अगले पेज पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर नंबर 10। कौन सा आंसर हो गया बच्चे, 10 नंबर का आंसर हो गया। आ गया तक बात समझ में। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, और रियल इमेज, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा रियल इमेज का, 2/3 ऑफ साइज। तो यानी मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स हो गया, 2/3, ठीक है। इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट -12 दे रखा है। ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बच्चे अपने को, -12 दे रखा है। अरे तू नाचता रहे बेटा पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बच्चे मेरे को, 12 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है भाई। तो आ जाओ, कैसे करूंगा। अब मुझे पता है मैग्निफिकेशन और ये डेटा दे रखा है, इसको छोटा करूंगा, ठीक है। अब देख मैग्निफिकेशन क्या लिखा मैंने, -2/3, इसको लिखूंगा v/u इज इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। u कितना है बच्चे मेरा, -12 इज इक्वल्स टू -2/3। 3 से काट 12 को 4 बार, 2 से 2 इधर काट, माइनस गया, तो बचा क्या, v/4 इज इक्वल्स टू 2 बचा। तो 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v इज इक्वल्स टू 2 × 4 यानी +8 आ गया। यानी v मेरा कितना आ गया, +8। v मेरा कितना आ गया, +8। अब v आ गया और u आ गया, दो चीजें आ गई। तो फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंस फॉर्मूला लगा के। फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंस फॉर्मूला लगा के। ये लगा दिया लेंस फॉर्मूला, और फोकल लेंथ निकाल लो, इजी। ये डेटा अगर मुझे आ रहा है, अरे यार इसमें भी नहीं लगा पाओगे क्या यार, v को 8 रख दोगे, u को क्या रखोगे, -12 लगा लेना। अब इसमें क्या लगाना है, एलसीएम तो ले ही पाओगे इस उम्र में, ये एलसीएम में नहीं ले पाओगे इस उम्र में। थक गए क्या, अबे कुछ नहीं थके। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो सेम हो गया, ठीक है। दिस एंड दिस क्वेश्चन इज सेम टाइप हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। और ये 11th वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना, ये आंसर नंबर 11th। मैग्निफिकेशन दे रखा था, u दे रखा था, इधर से v निकाल लिया, तो इधर से v और u आ गए, तो सीधा फोकल लेंथ निकाल ली थी, वो भी निकाल ली, इजी। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन करने वाले बच्चे, वो कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पावर ऑफ लेंस इज 10 डायोप्टर, ठीक है भाई। पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, यानी v मुझसे पूछा है, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई। फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, पावर क्या है 10 डायोप्टर, और इसको कैसे निकाल लूंगा 100/f। तो जैसे ही मैं करूंगा तो f इज इक्वल्स टू 100/10 और मेरी फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चे, पॉजिटिव, तो +10। अब सीधा क्या निकालना है मुझे, v निकालना है, फॉर्मूला लगा दूंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u यही की यही डाल दे, u कितना डालूंगा बच्चा -20, फोकल लेंथ 10, तो माइनस से माइनस काट प्लस, तो इधर से 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये जो 1/20 है मेरा, ये उधर जाके -1/20 हो जाएगा। 20 और 10 का एलसीएम 20, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 20 बन जा 20, तो 1/20 मेरा 1/v आ गया। तो इधर से बेटा मेरा सॉल्व करने के बाद सीधा सीधा v आ गया 20 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ गया मेरा, और ये आंसर आ गया। ये सिंपल सा सवाल हमारे लेंस का, कौन सा क्वेश्चन था ये, आंसर नंबर 13, ये आंसर नंबर 13 का क्वेश्चन, ठीक है। पावर दे रखी थी, अगर पावर दे रखी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर बोर्ड में मेरे को लग रहा है इस बार ऐसा वाला ही सवाल आने वाला है कि बोर्ड में पावर दे देगा, बोर्ड में क्या दे देगा, पावर दे देगा, और पावर देने के बाद बोर्ड में तुमसे ये वैल्यूज पूछ लेगा v की, u की, f की और इन सब की, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, आंसर नंबर 13 हो गया, आंसर नंबर 13 हो गया है ना। और अपन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं अब, अपन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, नेट पावर कितनी है, नेट पावर है 1 डायोप्टर, ठीक है भाई। तो नेट पावर कितनी होती है भाई, नेट पावर होती है P1 प्लस P2, अगर 2 लेंस है तो 2 ही लेंस है, ठीक है। नेट पावर दे रखा है 1, कह रहा है पहली का फोकल लेंथ है 20, तो पहली का फोकल लेंथ अगर 20 है तो पहली की पावर निकाल ले, तो 100/20, पावर क्या होता है 100/f ही होता है ना सेंटीमीटर के टर्म्स में। तो कितनी पावर आ गई इसकी, 5 डायोप्टर, सब प्लस में 5 डायोप्टर, ठीक है। प्लस दे रखी है ना, फोकल लेंथ प्लस ही दे रखी है। फाइंड f2, तो पहले पावर निकाल ले, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 5, तो इधर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 डायोप्टर। पावर कितनी होगी बच्चे मेरी, -4 डायोप्टर। फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा, फोकल लेंथ निकालने का वही तरीका 100/f, -4 इज इक्वल्स टू 100/f। तो f आ गया मेरा 100/-4, यानी 50/2, यानी -25, यानी -25। इधर से 14 नंबर का सवाल आ गया। ऐसा भी सवाल कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है। तो आपके यही मेरे को लगता है मिरर के हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं, ठीक है। अब तो ह्यूमन आई के सवाल आएंगे। तो मिरर में यही सवाल थे 14 क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके बोर्ड में, यही 14-15 सवाल मिरर्स में आएंगे, कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा और कोई माथापूरी नहीं करेगा, यही 14-15 सवाल तुमसे मिरर के अंदर पूछने वाला है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई की ओर चलेंगे एक बार। तो अब ह्यूमन आई में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ के जाना है वो भी देखो। मायोपिया पढ़ लेना, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लेना, ठीक है। प्रेस बायोपिया, डिस्पर्जन, प्रिज्म और स्कैटरिंग, ये टॉपिक्स पढ़ के जाना ह्यूमन आई में आ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में डिले सनसेट और एडवांस सनसेट पढ़ लेना, ठीक है। और डेंजर सिग्नल्स रेड के होते हैं वो भी देख लेना एक बार। स्कैटरिंग में पूरा पढ़ लेना कि आसमान काला क्यों दिखता है हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके, वगैरह वगैरह। तो ये सब टॉपिक्स आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ अपन इलेक्ट्रिसिटी के, कौन कौन से न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं। तो देख ये बोर्ड में आने का चांस इस साल तो कम है, ठीक है, बट करते कैसे है वो समझ ले। ये डिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तुझसे 2 चीज़ें पूछी है बच्चे। एक पूछा है तुझसे लीस्ट काउंट, ये बताना है तुझे लीस्ट काउंट कैसे निकालता हूँ, और रीडिंग पूछी है। और एक क्या पूछी है, रीडिंग। तो देख लीस्ट काउंट के बिना रीडिंग नहीं आती, लीस्ट काउंट के बिना रीडिंग नहीं आती। तो अब एक बात बता, टोटल इसमें कितने डिवीजन है गिन के देख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल डिवीजन है बच्चे 20। टोटल कितने डिवीजन है, 20। और उन 20 डिवीजनों में 3 वोल्ट निकल रहा है। तो एक डिवीजन में कितना निकलेगा, एक डिवीजन में निकलेगा 3/20। सब सॉल्व करूंगा तो 0.15 वोल्ट। ये मेरा लीस्ट काउंट हुआ, ये मेरा क्या हुआ बच्चे, लीस्ट काउंट। इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट।
मेरा लीस्ट काउंट हो गया 0.15 वोल्ट। अब रीडिंग कैसे निकालूंगा, देख कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन तो ये हो गए, 11 और 12, तो 12 डिवीजन है। एक डिवीजन का वोल्टेज है 0.15 वोल्ट, तो सॉल्व कर लूंगा तो लगभग 1.8 वोल्ट ये रीडिंग हो गई। तो अब इसका आंसर चेक कर ले, लीस्ट डिवीजन ये, रीडिंग 1.8 वोल्ट, तो सी आंसर हो गया इसका। सिंपली ऐसे करना है अपने को, इसमें और कोई माथाफोड़ी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, जल्दी पढ़ो। ओम्स लॉ लगाना है इसके अंदर, क्या लगाना है बच्चा, ओम्स लॉ लगाना है। अब ओम्स लॉ मुझसे पूछा रेजिस्टेंस, तो ग्राफ में हमेशा एंगल देखेंगे हम, ग्राफ में एंगल देखेंगे, वो भी आई से। तो आई से सबसे ज्यादा एंगल किसका है, R2 का, तो R2 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। आई नीचे होता तो मैं एंगल वहां से देखता, आई ऊपर है तो मैं एंगल वहां से देख रहा हूं। फिर एंगल में किसका सबसे ज्यादा है, R1 का, R1, फिर R3 का। तो ये इसका आंसर हुआ। आंसर चेक कर लेना कौन सा आया, R2, R1, R3, डी आंसर आ गया अपना। ठीक है, आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक VI ग्राफ दे रखा है हमको, और इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं। तो देख, सबसे पहले तो हम इस ग्राफ से ये समझ रहे हैं कि भैया ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है, स्ट्रेट लाइन है तो ये ओम्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ओम्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ग्राफ जिस फॉर्मूले पे बनाया गया है वो फॉर्मूला है V बराबर IR, जिस पे ग्राफ बनाया गया है। दूसरा ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो भैया ये ओमिक कंडक्टर है, ये ओमिक कंडक्टर है। तो ये चीज़ें हम इस पूरे सर्किट से समझ पा रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे रेजिस्टेंस पूछा है तो कोई भी एक डेटा उठा लियो, जैसे ये 0.8 उठा ले और उसका डेटा 0.2 उठा ले, V बराबर IR लगा दे, पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है, I पूछा है, I अच्छा I कितना है, I है 0.2 एम्पियर और इंटू R। तो सॉल्व करूंगा तो R कितना आ गया मेरा, R आ गया मेरा 4 ओम, R मेरा कितना ओम आ गया, 4 ओम। तो ये मेरा R आ गया, कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर आ गया, कि मेरा रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, तो ये हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस दे रखी है, 3 वायर्स दे रखी है, इनका रेजिस्टेंस के रेशियो निकालना है। तो पहले RA निकालता हूँ। तो RA में रो लेंथ कितनी है, L, एरिया है A। ठीक है भाई, RB निकाल, लेंथ रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेंथ कितनी है L/2, एरिया कितना है 2A, एरिया कितना है 2A। तो देख न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो 2 × 2 4A हो गया। ठीक, RC निकाल, रो लेंथ है मेरी L/2 और एरिया है मेरा A/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर कट गया, तो बचा क्या है, रो L/A। ठीक है भाई, ये आ गई 3 चीजें। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है RA/RB बताओ, RA/RB। तो देख RA रो L/A को मैं x मान लेता हूँ, तो ये क्या है, रो L/4A, तो ये हो गया x/4। तो RA कितना हो गया मेरा x, RB कितना हो गया मेरा x/4। x से x कटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, तो इसका जो रेशियो आया वो 4 आया। ठीक है, अब C भी बता, रो L/A तो उसको भी x। अब पूछ रहा है रेशियो RA/RC का। तो देख भाई RA क्या है, RA रो L/A यानी x है, RA तो रो L/A x है, RC भी रो L/A यानी x है, x से x काट, इसका रेशियो 1 आया। यही पेपर में करके आना है कि इनका रेशियो क्या आ रहा है बच्चा, 1 आ रहा है। इनका रेशियो कैसे निकालना है, A1 निकालना है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आगे आ जाओ। लिस्ट कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। 4 चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। अब तक ये कहानी समझ में आ गई, इन किन बातों पे लेंथ डिपेंड करती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर रेडियस इज। तो रेडियस तो 0.01 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी मीटर में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, इंटू 10⁻⁻² करके, ये रेडियस हो गई। एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, πr² करके, πr², r कितना है मेरा, इसका स्क्वायर करके, ये मेरा एरिया आएगा। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अब क्या दे रखी है मुझे, 10 ओम। तो ये डेटा मेरा, 2 डेटा तो निकल के आ गए, पहला डेटा और दूसरा डेटा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है 50 × 10⁻⁸ की, तो ये मेरा तीसरा डेटा निकल के आ गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालूंगा, रो L/A का फॉर्मूला लगाऊंगा,
इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। मुझे लेंथ चाहिए तो एरिया को इधर भेज दूंगा और रो को नीचे ले आऊँगा, तो ये मेरा लेंथ आ गया। और रेजिस्टेंस में क्या डालूंगा, रेजिस्टेंस में डालूंगा 10, एरिया में डालूंगा पाई आर स्क्वायर और रो कितना डालूंगा, रो डालूंगा 50 × 10⁻⁻8। ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया मेरा लेंथ का आंसर। सिंपल, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, ये लेंथ निकल जाएगी अपनी, ठीक है बच्चा। आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का मीन्स हो गया कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की कि वो उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपोज कर रही है, रुक जा, उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। SI यूनिट ओम, ठीक है। फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स, तो बताओ लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये बात लिख लेना, कॉपी पे टैटू करा लो अपने हाथों पे। क्या टैटू कराना है सर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाउ विल द रेजिस्टेंस विल बी अफेक्टेड, रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होगी, लेंथ को डबल करने से। तो देख R बराबर क्या होता है, रो L/A, लेंथ को डबल कर दे तो रो × 2L/A, तो जो मेरी वैल्यू हो गई वो हो गई 2 रो L/A, तो यानी रेजिस्टेंस मेरी 2 टाइम्स हो गई। रेजिस्टेंस मेरी कितने टाइम्स हो गई बच्चे, 2 टाइम्स। और रेडियस को और भी फिर से डबल कर दिया, रेडियस भी डबल कर दिया, तो देख एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस को अगर मैं डबल कर दूंगा तो रेडियस को डबल करने से तो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 4r स्क्वायर, तो रेडियस एरिया मतलब 4 टाइम्स हो गया। एरिया मतलब कितने टाइम्स हो गया, रेडियस को डबल करने से 4 टाइम्स। वही फॉर्मूला लगाऊंगा, रो L/A। लेंथ को तो 2 टाइम्स करा ही करा था इसने, एरिया को रेडियस को भी 2 टाइम्स करने से एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो काटापीटी मचेगी अगर, तो ये रो L/2A आ गया। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो हाफ टाइम्स हो गया वैल्यू का, रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम्स हो गया बच्चे, वैल्यू का हाफ टाइम्स। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आ जाओ। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबको सीरीज में जोड़ दो, तो 4 2 ओम के हैं, तो चारों 2 ओम को सीरीज में जोड़ दे बच्चे, तो 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 हो मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट में, 8 हो मेरा क्या आ गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो देख इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है मुझे, तो सर्किट बनाता हूँ 10 ओम 10 ओम 10 ओम 20 ओम, 10 ओम। तो ये एक बात बता बच्चे मेरे को देख के, तुझे साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए दोनों साथ में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या कर दूं मैं इसका, सीरीज में मैं इसका कर देता हूँ 20 ओम बच्चे, सीरीज में क्या कर देता हूँ 20 ओम, ऊपर 20 ओम, इधर 20 ओम। अब तेरे को एक गणित की बात बताता हूँ, सुनना क्या, कि देख ये दोनों रजिस्टर सेम है, हाँ सेम है सर, तो ऐसा कैसा लिख दे, पैरेलल में सेम है ना, कितनी बार सेम है, 2 बार, तो 2 का डिवाइड कर दे, कितना आ गया 10, तो भाई साहब इसका जब पैरेलल करेगा ना तो 10 ही आएगा, करके देख ले चाहे तो, 20 10 10, देख वापस देख एक बार ट्रिक देख, दोनों सेम है, 10 20 20, तो 20 लिख दे, कितनी बार सेम है वायर पैरेलल में, 2 बार, तो काट दे, 10 ओम आ गया, कितना आ गया आंसर बच्चा, 10 ओम इसका आंसर आ गया, 10 ओम ही आंसर आएगा, ये आ भी गया। और लगा ले 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, 2/20, 1/10 वही आ रहा है आंसर। अब इसका पैरेलल निकाल ले, तो 10 10 20 20 20, तो 40 ओम मेरा इसका नेट आ गया। नेट रेजिस्टेंस आ गया मेरा 40 ओम, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, 40 ओम। बस सिंपल, यही क्वेश्चन में निकालना था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलो भाई सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं, 5 ओम, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, ओ सॉरी ऊपर कुछ नहीं लग रहा, 5 ओम, इधर क्या लग रहा है 10 ओम, 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ये है हमारा लफड़ा।
ठीक है। अब देख तुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं 6 और 4, तो सीधा सीरीज में दिख रहे हैं तो मैं इसको 10 ही कर देता हूँ, क्यों बार बार माथाफोड़ी करूँ। 10 ओम। अब देख 10 ओम सेम है, सेम है भाई, तो सेम है। कितनी बार सेम है? 2 बार, तो नेट करेगा तो उसका 5 ओम हो जाएगा। तो देख सर्किट कैसा बना, 5 ओम ये रहा, 10 और 10 का पैरेलल कितना हो गया? 5 ओम। मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ तेरे को, देख बेटा, 10 1/10 प्लस 1/10 दोनों पैरेलल ही तो है, 10 और 10 पैरेलल ही तो है, इज इक्वल्स टू 1/R नेट। 1/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा? 2/10 इज इक्वल्स टू 1/R नेट। उल्टा कर दे तो R नेट इज इक्वल्स टू 10/2, 10/2 5 ओम ही तो आ रहा है, वही तो लिखा है इसका 5 ओम, और साथ में इधर क्या है? 10 ओम। तो मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे? नेट रेजिस्टेंस आ गया 5 5 10 10 10 20, नेट रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओम। तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। नेट करंट, करंट कैसे निकालूंगा? तो करंट निकालने के लिए हमेशा याद रखना, नेट करंट निकालने के लिए V बराबर आई नेट आर नेट लगाना पड़ता है। नेट करंट निकालने के लिए V बराबर आई नेट और आर नेट। V कितना हो गया मेरा बच्चे? 20। आर नेट कितना निकाला था मैंने? 20। तो जब मारूंगा तो मेरा आई नेट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। आई नेट कितना आ गया बच्चे? मेरा 1 एम्पियर। तो मेरा नेट करंट आ गया 1 एम्पियर। आगे देख क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगाऊंगा V बराबर आई आर। नेट करंट तो मेरा 1, किसके अक्रॉस पूछ रहा है? 5 ओम, तो 5 लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ गया इस केस में। और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन, लफड़ा ही नहीं कोई, मस्त तरीके से सॉल्व हो गया। आ गया तक कहानी समझ में? ठीक है। नेट रेजिस्टेंस पूछा, नेट वोल्टेज 5 ओम पूछा था, तो करंट लगा दिया, इंटू 5 कर दिया आंसर। जैसे सपोज 10 ओम पूछता तो करंट लगाते, ये 10 ओम पूछता तो करंट लगाते इंटू 10 कर देते, आंसर आ जाता। करंट लगाते इंटू 10 कर दो और आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए आर्म का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता। तीनों सीरीज में, तो 5 5 15, तीनों सीरीज में है ना, तो 5 15 20 20 20 40, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम। नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया? 40 ओम। बी कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी आर्म सी। आर्म बी और आर्म सी का इक्विवेलेंट बता। आर्म बी में ऊपर कितना है पहले तो ये बता। 5 10 15 15 15 30, तो ऊपर 30 ओम है, और इसमें आर्म सी में नीचे कितना है? 30 10 40 40 20 60, तो नीचे 60 ओम है। अब इन दोनों का पैरेलल निकालना है, तो इन दोनों का पैरेलल कैसे निकलेगा? बोल। 1/30 प्लस 1/60, ठीक है। 30 60 60 एलसीएम, 3 1 3 3 2 6 60 1 6, तो 3/60। उल्टा करेगा तो 60/3, यानी नेट रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। तो आर्म बी और आर्म सी का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 20 ओम आ गया। आर्म बी और आर्म सी का नेट रेजिस्टेंस 20 ओम। तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 ओम। ये भाई साहब मेरे कितने ओम निकाले थे मैंने? 40 ओम निकाले ही थे, और नीचे बैटरी 6 वोल्ट की चली रही है। तो ये दोनों हो गए मेरे ए पार्ट बी पार्ट। सी पार्ट क्या करें? डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू एम्पियर। तो नेट करंट निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है? V इज इक्वल्स टू आई नेट आर नेट। तो नेट वोल्टेज कितना है? 6। आई मुझे पता करना है, नेट रेजिस्टेंस बोल। 40 20 का 60, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6/60 1/10 एम्पियर आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया? 1/10 एम्पियर। सिंपल यार, सिंपल, यही तो करना है बस, सिंपल सा। आ जाओ, ये क्वेश्चन घर पे परफॉर्म करना कैसे करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो इधर। अब अगर तुम गौर से देखोगे एक चीज, तो इधर देखो, ये दोनों कहीं टूट नहीं रहा, सर्किट में ब्रेक नहीं हो रहा, करंट सीधा सीधा जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो 6 और 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सीरीज में? इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा बच्चे 10, 6 और 4 को। तो देख 7 ओम है ही, 7 ओम है ही, 10 ओम ये है ही, ठीक है। 6 और 4 ये भी कितने ओम हो गए? 10 ओम, और 24 वोल्ट तो ये है ही, ठीक है। 10 और 10 का पैरेलल कितना हो गया मेरा? 10 और 10 का पैरेलल हो जाएगा, मैंने तुम्हें अभी बताया था 10 और 10 सेम है, तो सेम में क्या तरीका लगाओगे? 10 कितनी बार सेम है? 2 बार, तो 5 ओम होगा। तो ये मेरा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम का, और ये मेरा वोल्टेज 24 वोल्ट, ये मेरा वोल्टेज 24 वोल्ट। आ गया तक कहानी समझ में? पक्का, ठीक है। तो 7 और 5, अब देख ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो 7 5 कितना हो गया? 12। अब V बराबर आई आर लगा,
तो नेट रेजिस्टेंस तो कितना आ गया बच्चे अपना 12। अब नेट करंट निकालना है, तो नेट वोल्टेज चॉइस आई, नेट रेजिस्टेंस 12, मारा बेटी मचा, तो आई बराबर 2 एम्पियर मेरा नेट करंट आ गया। सिंपल, आई बराबर 2 एम्पियर मेरा नेट करंट आ गया। आना चाहिए भाई, कैसे करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ड्रॉ करंट ऑफ हीट डेवलप। तो हीट का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो देख, हीट अगर रेजिस्टेंस आधा कर दिया तो करंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वोल्टेज वाला लगाना पड़ेगा। हीट के 3 फॉर्मूले अगर आपको आते नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ। हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर आर अपॉन इंटू टी, या फिर वी आई इंटू टी। ऐसी पावर के भी 3 बन जाएंगे। टाइम गायब कर दो, सेम फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट अपॉन टाइम पावर ही होता है, तो टाइम से टाइम गायब कर दो। ये पावर के फॉर्मूले बन रहे हैं खुशी खुशी, और ये हीट के फॉर्मूले बन रहे हैं खुशी खुशी। ठीक है, ये पावर के बन रहे हैं, ये हीट के बन रहे हैं। तो इसमें हीट लगा दो, क्योंकि करंट का रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट भी भाई साहब चेंज होता है। तो इधर से रेजिस्टेंस क्या कर दिया बच्चा मेरा, आधा, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो 2 को ऊपर पहुंचा दे, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरा जो हीट है वो 2 टाइम्स हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 2 टाइम्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिवाइड में कर दो या कुछ सॉल्व कर दो, तो हीट का आंसर क्या आ जाएगा, बाय 2 टाइम्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी बता ही दिया आपको। अपना मेन काम है, क्वेश्चन करता हूँ तुम तो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख के आ जाना, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 ओम का रजिस्टर है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। एनर्जी मतलब हीट पूछी है 10 सेकेंड में। तो देख, हीट निकालनी है, करंट। अब इसमें क्या लगाऊंगा, वी आई टी। क्यों लगाऊंगा वी आई टी, क्योंकि वोल्ट 6 दे रखा है। अच्छा सॉरी, क्या क्या दे रखा है वो देख इस क्वेश्चन में। इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अरे हट जा भाई। ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो देखो। 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट, हीट पूछी है, टाइम 10 सेकेंड में। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, H इज इक्वल्स टू V और R के टर्म्स में V स्क्वायर आर अपॉन टी। तो V स्क्वायर कितना हो गया 36, R कितना हो गया 5, टाइम 10। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। ये हीट आ गई। तो ये ऐसे वाला 30 नंबर का क्वेश्चन ऐसे करना है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमको ऐसे करना है। हटा दूँ, पीछे वाले स्लाइड में डाल रहा हूँ, दिख जाएगा तुमको। स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, यहाँ तक का आ गया तक समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला वाला। ये आर बराबर रो एल वाई, ये लगाना है, खुद लगाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो, एक खतरनाक सवाल पूछा इसने। क्या, हीट का क्या फॉर्मूला होता है। देख, हीट का एक फॉर्मूला होता है वी आई टी, है ना, बोल होता है। तो आई को भाई साहब ने क्या लिख दिया एक बार, क्यू अपॉन टी। बिल्कुल सही है, टाइम से टाइम काट के नया फॉर्मूला निकाल लिया हीट का, क्यू वी। और यहाँ पे तुमको ये लगाना है। तो देख, हीट कैसे निकालूंगा। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है मुझे 96,000, और वोल्टेज कितना दे रखा है मुझे 40 वोल्ट। सॉल्व कर ले, आंसर निकाल। सॉल्व कर ले, आंसर निकाल ले, इजी। आया थोड़ा बहुत समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर निकालनी है। पावर कैसे निकालोगे, P बराबर, अब पहले तो नेट करंट निकाल। V बराबर आई आर लगा, तो वोल्टेज कितना है 6, आई पूछा है, नेट रेजिस्टेंस 3, काट, तो आई बराबर हो गया मेरा 2 एम्पियर। आई कितना हो गया बच्चे, 2 एम्पियर। पावर निकालनी है तो पावर लगा आई स्क्वायर आर, आई निकाला 2 का स्क्वायर 4, कितने ओम में पूछा है, 2 ओम में, 2 ओम्स। तो 4 इंटू 2, 8 वॉट पावर आ गई मेरी, 8 वॉट पावर। सिंपल आंसर। सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। आगे कहानी समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर तुमको पता ही है, 2 बल्ब है 100 वॉट के 220 वोल्ट पे, 160 वॉट के 220 वोल्ट के। नेट करंट बताओ। तो भाई लगा लो इधर, P बराबर वी आई। तो 100 इज इक्वल्स टू 220 आई, इधर से I1 निकाल लो, तो 100 अपॉन 220 हो गया, और इधर से I2 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 220। तो मेरा नेट करंट हो जाएगा I1 प्लस I2।
उसको सॉल्व कर लेना। अब ये वाला देखो, ये वाला कैसे निकालना है। करंट देखो, पावर दे रखी है 4 किलोवाट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, करंट पूछी है, तो करंट कैसे निकालूंगा, P बराबर VI लगा के, P 4 V 220, I मेरे से पूछा है तो I हो गया मेरा 4/220, ये मेरा करंट हो गया। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं, एनर्जी निकालने का एक ही तरीका, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 4, 2 घंटे में 8 किलोवाट पर आवर एनर्जी यूज हो गई। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछ रहा है, प्राइस बताओ। तो प्राइस बताने के लिए ये जो एनर्जी निकाली है मैंने, इस एनर्जी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वो पर यूनिट प्राइस से, पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने टोटल एनर्जी कितनी निकाली है 8, एक पर ये प्राइस है 4.5 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये बिल आ गया आपका। ठीक है, तो बिल निकालने का तरीका सुन लो। ठीक है, एनर्जी निकाल लो। एनर्जी कैसे निकालोगे, पावर इनटू टाइम करके। फिर बिल कैसे निकालोगे, एनर्जी इनटू पर यूनिट का पैसा, पर यूनिट रुपी। ठीक है, ये तरीका होता है बिल निकालने का। ठीक, सिंपल। आगे आ जाओ। हाँ चलो सेकंड वाला करते हैं। 2 बल्ब जल रहे हैं। ठीक है भाई, 50 वाट के 2 बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, पावर निकाल रहा हूँ पहले तो मैं, कितने घंटे के लिए, पूरी एनर्जी निकाल रहा हूँ। 2 बल्ब जल रहे हैं 50 वाट के 6 घंटे के लिए। ठीक है भाई, 1 किलोवाट का गीजर यूज हो रहा है, तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का गीजर यूज हो रहा है। ठीक है भाई, और 30 दिन के लिए चल रहे हैं, तो पहले इतना तो निकालो, 50 2 100, 100 इंटू 600 वाट प्लस 1000 वाट, तो कितना हो गया 1600 वाट, यानी 1.6 किलोवाट। कितने दिन के लिए चल रही है भैया ये 1.6 किलोवाट, 30 दिन के लिए, तो इंटू 30 कर दो, तो टोटल एनर्जी आ गई। अब बिल कैसे निकालूंगा, जितनी एनर्जी मेरी आ रही है बिल, 1.6 किलोवाट यूज कर रहा हूँ 30 दिन के लिए। ठीक है, इंटू पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट की कितनी है 8 किलोवाट पर आवर। इसको सॉल्व कर लो, 8 3 240, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा बिल आ जाएगा, जो भी घर में बिल आया तुम्हारा, जो भी घर में हमारा बिल आया वो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ही बच्चों अपने इलेक्ट्रिसिटी के सवाल खत्म होते हैं। अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, मिलता हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो कैसे करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आ जाओ।